नमस्कार मित्रों, आज संविधान दिवस के अवसर पे सभ्यता अध्ययन केंद्र द्वारा जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, इसमें आप सभी का स्वागत है। हम संविधान दिवस पर क्या विचार करें और इसको कैसे देखें, इन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ हम आज की चर्चा को चलाएंगे। पहला प्रश्न ये उठता है कि संविधान होती क्या चीज़ है। तो जैसे हम इस शब्द को यदि देखें तो सम्यक विधान यानी संविधान, यह इसका शब्द विच्छेद है, पदच्छेद है, और ये शब्द बनता है सम्यक विधान यानी संविधान। सम्यक का अर्थ होता है एक उचित व्यवस्थित चीज। तो उचित विधान ऐसे नियम जो एक समाज में अच्छी व्यवस्था का निर्माण करें। भारत में जो संविधान अभी हम चला रहे हैं, हम इसके इतिहास को जानने से पहले हम देखेंगे कि क्या भारत में इससे पहले भी कभी कोई संविधान रहा है, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था रही है जिसको हम संविधान कहें। शासन को चलाने का कोई कोडिफिकेशन पहले कभी हुआ है जिसको आज संविधान के रूप में हम देखते हैं, या फिर हमारे यहाँ कुछ था नहीं, लोग अपने मनमानी शासन किया करते थे, और धीरे धीरे अंग्रेज जब आए तो उन्होंने एक शासन व्यवस्था बनाई और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हमें दिया है। यदि हम इतिहास का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सत्य यह है कि राज कैसे चलाया जाए, राजा कैसा हो, शासन कैसे किया जाए, इसके सूत्र हमको वेदों से मिलने लगते हैं। वेद जिनका काल मैक्स मुलर ने 1500 BC में तय किया, जो आज पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, लेकिन जो भारतीय परंपरा अनुसार मानव सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का आविर्भाव हुआ, और उसमें यानी कि आज के इतिहासकार भी मानते हैं दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथ वेद हैं, उनमें राज्य के सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं। राजा के कर्तव्यों के ऊपर उसमें चर्चा मिलती है, वहां से यह इतिहास प्रारंभ होता है। और ऐसा एक इतिहास हमें महाभारत में प्राप्त होता है, जहां पर युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म पितामह से कि पितामह मुझे ये बताइए कि ये राज्य प्रारंभ क्यों हुआ, राज्य कहाँ से शुरू हुआ। तो भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया वो मननीय है। वो कहते हैं, न राज्यम न वै राजासीत न दंडो न च दांडिका धर्मेण एव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। यानी पहले न राज्य था, न राज्य व्यवस्था थी, न दंड देने की व्यवस्था थी, न दंड देने वाला कोई व्यक्ति था। क्यों नहीं था? क्योंकि सभी लोग वो परस्पर धर्मपूर्वक व्यवहार करते थे। अब धर्मपूर्वक व्यवहार करते थे मतलब क्या करते थे? धर्मपूर्वक व्यवहार करने का अर्थ ये नहीं था कि अपने अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते थे। धर्मपूर्वक व्यवहार करते थे अर्थात जो मनुष्योचित व्यवहार है वह व्यवहार करते थे। और वह मनुष्योचित व्यवहार क्या है, धर्म क्या है, तो उसकी व्याख्या, उसके 10 लक्षण हमें प्राप्त होते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्मम लक्षणम। जैसे इसमें से एक उदाहरण देता हूं मैं। धर्म है अस्तेय, ये 5 यमों में आता है। और अस्तेय का अर्थ होता है जो वस्तु आपकी ना हो वो नहीं लेना। तो कोई मान लीजिए स्वर्ण का आभूषण हो, स्वर्ण की सिक्के, सोने के सिक्के हो, आपके सामने में पड़े हों, वो किसी का नहीं है, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता वो किसका है, या फिर आपके खेत में गड़ा, भूमि में गड़ा मिल गया आपको। धर्म कहता है कि यदि चूंकि आपका वो नहीं है तो आप उसे नहीं लेंगे। मनुष्य पहले ऐसे ही व्यवहार करता था, ऐसा भीष्म पितामह बता रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य धर्ममय व्यवहार करता था। आज हम उल्टा पढ़ते हैं, पहले वो बंदर था और बंदर से बना, लेकिन भीष्म पितामह बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य धर्ममय व्यवहार करता था, इसलिए शासन की आवश्यकता थी ही नहीं। फिर यह अवस्था बदली, लोगों के अंदर लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम, क्रोध ये बढ़ने लगे, और इनके कारण, इनके वशीभूत होकर लोग अपराध करने लगे। तो कमजोरों को डराना और किसी धनवान को लूट लेना, ये सारी चीजें शुरू हो गई, या फिर भ्रष्ट आचरण से चीजों को प्राप्त करना, यह प्रारंभ हुआ। जब यह प्रारंभ हुआ तो शासन की आवश्यकता पड़ी। तो शासन की जब आवश्यकता पड़ी तो पहले एक धर्मशास्त्र लिखा गया। देखिए, ये धर्मशास्त्र जिसको हम कह रहे हैं, यही पहला संविधान विश्व का कहा जा सकता है। यह विश्व का पहला संविधान है जो प्रजापति ब्रह्मा ने, अब ब्रह्मा कई हुए हैं, एक ब्रह्मा जिनको हम सृष्टि रचनाकार मानते हैं, वो ब्रह्मा अलग है, वो ईश्वर की एक शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। लेकिन प्रजापति ब्रह्मा, जो कोई मनुष्य रहे होंगे, कोई ऋषि रहे होंगे, तो जो प्रजापति थे, उन प्रजापति ब्रह्मा ने
पहला मानव धर्मशास्त्र लिखा कि हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, लिखित तैयार किया। पहले लिखित की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो व्यवहार में था, व्यवहार से हटा तो लिखित में आया। यानी ये एक लिखित में जाना ये विकास का क्रम नहीं है, ये एक प्रकार से आपका कहीं ना कहीं पतन हो रहा है, इसलिए आप लिख रहे हैं। जैसे जो चीज़ें आपको स्मरण है वो आप लिख कर नहीं ले जाते। आप आज भी देखेंगे कोई व्यक्ति भाषण देने जाता है तो लिखा हुआ पढ़कर बोलता है और बिना पढ़े बोलता है, किसको अच्छा माना जा सकता है? तो विकास, लिखना ये विकास का क्रम नहीं है। लिखना तब प्रारंभ हुआ जब हमारे व्यवहार से, हमारे बुद्धि से वो उतर गया। तो ब्रह्मा ने उसको लिखित में लाया और उसको लागू करवाने के लिए मानव धर्मशास्त्र को राजा की खोज हुई। अब भीष्म पितामह बताते हैं कि वो राजा पहले मिला नहीं, को कोई तैयार नहीं था राजा बनने के लिए। आज की तरह मारामारी नहीं थी कि हम राजा बनेंगे, जैसे चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए करोड़ों का धन लेके, सूटकेस लेके लोग खड़े रहते हैं। जिसको पूछा जाता था वो कहता था नहीं मैं राजा नहीं बन रहा, मुझे नहीं बनना। अंत में अनंग नाम का एक व्यक्ति राजा बना, उसने अच्छा शासन किया। उसके बाद अतिबल बना, उसने भी अच्छा शासन किया। उसके बाद वेन आया, अतिबल का बेटा, और वेन ने अच्छा शासन नहीं किया तो ऋषियों ने उसको अपदस्थ किया। ऋषियों से अभिप्राय है समाज का वह वर्ग जो प्रबुद्ध है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, धर्म को जानता है और जो निस्वार्थ बुद्धि से कार्य करता है, अपने लिए नहीं करता, जन कल्याण के लिए जो लगा है। उन्होंने उसको अपदस्थ किया और उसकी जगह पर नया राजा बनाया, जो पृथु को बनाया। और इस समय पृथु को बनाते समय ऋषियों ने कहा कि चूंकि अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, तो अब पहला काम ये करना है कि आप शपथ लीजिए। तो जो शपथ ग्रहण आज हम देखते हैं मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का, राजाओं का, यह शपथ ग्रहण इतना प्राचीन परंपरा है। ये पृथु से पहली बार शपथ उसको दिलाया गया कि कैसे शासन आप करेंगे, यह संविधान जो बना मानव धर्मशास्त्र, इसको लागू आप कैसे करेंगे, इसके लिए उससे शपथ दिलवाई गई। और वह शपथ पढ़ेंगे तो आज की शपथ से वो कहीं बेहतर शपथ है। तो इस प्रकार दुनिया का, विश्व का पहला संविधान जो भीष्म पितामह बता रहे हैं वो इस धरती पर रचा गया, और उसको पहली बार शपथ लेने की परंपरा वह भी इस धरती पर प्रारंभ हुई। यह परंपरा लंबे समय तक चली, यानी 19वीं शताब्दी तक जो भारत में राजा आए हैं अलग अलग क्षेत्रों के, वो इन्हीं प्रकार की, इसी संविधान के आधार पर शासन कर रहे हैं। अब यह नहीं है कि हर के पास अपना एक संविधान लिखित है, सबके पास संविधान लिखित नहीं है, लेकिन वह इतना आत्मसात हो गया है, वो व्यवहार में इतना उतर गया है, वो उनके डीएनए में, उनके जीन में घुस गया है, और इसीलिए लिखित संविधान की उनको आवश्यकता नहीं रही। वह उनको कंठस्थ है, स्मरण है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि लिखित कुछ है नहीं। लिखित है, उस लिखित पर तब चर्चा होती है जब कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब लिखित को सामने रखा जाता है, यह साक्ष्य है, अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। दैनंदिन शासन कर्म में लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी आवश्यकता विवाद के क्रम में उत्पन्न होती है। और मजे की बात यह है कि पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में शासन की अलग अलग पद्धतियां, ये जो संविधान की अलग अलग ये वर्जन्स, उसके संस्करण बने। जैसे जीमूत वाहन का दाय भाग, मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति की, ये पूरे मिथिलांचल में, पूरे बिहार में, बंगाल में ये इसका प्रचलन था। दक्षिण भारत में कुछ और रहा होगा, पश्चिमी भारत में कुछ और रहा होगा, उत्तर भारत में कुछ और रहा होगा, लेकिन इनके बीच में एक सामंजस्य है, और वह सामंजस्य सभी को स्वीकार है। उनकी एक अंतर्धारा है जिसको सभी पहचानते हैं और उसका पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं। इसीलिए मैं एक उदाहरण दूंगा। जब सम्राट ललितादित्य 8वीं शताब्दी में कश्मीर से चल रहे हैं और मालवा के राजा यशोधर्मन से युद्ध करने आ रहे हैं, तो आप देखिए एक बिना किसी लिखित संविधान के उनकी सेना जब चल रही है, पूरा नक्शा स्मरण करें, कश्मीर से मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश तक वो आ रहे हैं। पूरे इलाके में कहीं किसी स्त्री को कोई ये छेड़ा नहीं गया, उसको परेशान नहीं किया गया, किसी कृषक को परेशान नहीं किया गया, न लूटा गया, किसी व्यापारी को परेशान नहीं किया गया। सेना आ रही है, जिन राज्यों ने कहा नहीं हम सेना लड़ेंगे, हम आपको पार नहीं होने देंगे, उनसे युद्ध हुआ, तो सैनिक लड़े। और जब ये वापस पहुंचे मालवा को, यशोधर्मन को पराजित किया, यानी सैनिकों की लड़ाई हुई, यशोधर्मन पराजित हुए। पराजित होने के बाद दोनों आमने साथ साथ बगल बगल में सिंहासन पर बैठे, ललितादित्य और यशोधर्मन। ये नहीं कि सामने में यशोधर्मन को खड़ा करके ललितादित्य पूछ रहे हैं बता तुझे क्या चाहिए, नहीं ऐसा है।
बगल में बैठाया उसी बराबर के दर्जे में। और तब यशोधर्मन ने पूछा, आप बताइए, आप तो जीत चुके हैं, आपको क्या मैं उपहार में दूं? ललितादित्य ने कहा, उपहार में मुझे केवल एक चीज चाहिए, हमारे कश्मीर में सभी दर्शन हैं, केवल शैव दर्शन के आचार्य नहीं है, हमें एक शैव दर्शन का आचार्य दे दीजिए। ललितादित्य उनसे धन नहीं मांग रहे हैं, ललितादित्य अपने परंपरा का भी आचार्य नहीं मांग रहे हैं, वो स्वयं वैष्णव परंपरा के हैं, वो शैव दर्शन का आचार्य लेके जा रहे हैं। यह महत्ता है, यह इसलिए है क्योंकि एक अलिखित संविधान और एक लिखित संविधान दोनों हमारे पास उपलब्ध है, और उससे सारे राजा उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जो लिखित है वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, लेकिन जो अलिखित है वो सभी के मनों में एक समान है। और यह जो लीगेसी, एक परंपरा हमारे संविधान की ब्रह्मा के रचित मानव धर्मशास्त्र से चली आ रही है, वो 18वीं शताब्दी तक तो चल रही है। यह मैं नहीं कहूंगा कि इसके उल्लंघनकर्ता बीच बीच में नहीं हुए, बहुत हुए होंगे, ऐसे बहुत राजा हुए होंगे जिन्होंने इसको मानने से इनकार किया होगा, लेकिन उनको दंडित भी किया गया। जैसे महापद्मनंद, जब महापद्मनंद ने इस संविधान का उल्लंघन किया तो चाणक्य खड़े हुए जिन्होंने उसको दंडित किया, उसको हटाया। यह देश में समय समय पर परिष्कार का कर्म चल रहा था। इसमें जो व्यवधान आया वो आया अंग्रेजों के आने के बाद। जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया और उन्होंने व्यापार, पहले तो वो आए थे, कहीं कहीं नौकरी कर रहे थे किसी किसी अलग ये में, फिर उन्होंने लूटना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, और जिस लूट लेत करते थे उसको वो व्यापार कहते थे। आपको ये समझने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि वो ट्रेड लिखते हैं, वो ट्रेड करने आ रहे हैं, लेकिन वो ट्रेड है ही नहीं। जैसे स्लैब ट्रेड, उनके लिए मनुष्य का अपहरण करके यहां से उठाया और उसको वहां ले गए, ये ट्रेड है। आज वो तस्करी है। तो आज तस्करी क्यों है? उस वक्त यदि वो ट्रेड है तो आज ट्रेड क्यों नहीं है? यानी कि वो उस वक्त भी तस्करी थी, आज भी तस्करी है। तो वो अपनी लूट मार, अपनी तस्करी को व्यापार कहते थे। लिखा है उन्होंने अपनी किताब में, उसको व्यापार लिखा है। यह जो उन्होंने लूट मार मचानी शुरू की, उसका विरोध प्रारंभ हुआ, और उस विरोध के कारण फिर धीरे धीरे एक लंबा संघर्ष चला। 1700 लगभग मुझे लगता है 89 विद्रोह, और उसके बाद 1784 में इनका तिलका मांझी का, बाद में सिद्धू कान्हू का, और ये क्रमशः चलता हुआ 1857 तक आया। और जब कंपनी से यह संभलना असंभव हो गया तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने उसमें हस्तक्षेप किया, और उसके बाद यहाँ पर 1858 में पहली बार भारत शासन अधिनियम बनाया गया। उस भारत शासन अधिनियम के आधार पे वहाँ पर उन्होंने घोषणा की कि हम इस आधार पर शासन करेंगे अपने इलाके में, देसी राज्यों को हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनसे निवेदन है कि आप भी हमें हस्तक्षेप ना करें। यानी जो ब्रिटेन का शासन है वो पूरे देश में नहीं है 1858 में, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। और यह स्थिति 1830 तक जाती है, जब 1830 में उनका नाम विल ड्यूरेंट ने, जो अपनी पुस्तक लिखी है द केस फॉर इंडिया, उसमें यह बात कही कि देसी राज्यों में सांप्रदायिक उपद्रव नहीं है, अंग्रेजों के ब्रिटिश गवर्निंग जो रीजन्स हैं वहाँ पर हैं। इसका मतलब है ब्रिटिश गवर्निंग जो रीजन हैं वो अलग चल रहे हैं, देसी राज्य अलग चल रहे हैं, उनका संविधान अलग है, इनका संविधान अलग है। फिर इसके बाद जो ये अंग्रेजों ने इवॉल्व किया, तो 1858 के बाद 1861 में उन्होंने भारतीय परिषद अधिनियम बनाया। फिर 1909 में वो मांटे मॉर्लियो सुधार लेकर के आए। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लेकर के आए, और 1935 में फिर अंत में भारत शासन अधिनियम आया। इस भारत शासन अधिनियम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो अंग्रेज चाहते थे, जिसके आधार पे देश को विभाजित किया जाए। वो विभाजित करने का काम तो वो 1700 से कर रहे हैं, कैसे समाज को लड़ाया जाए आपस में, इसके उपाय तो तब से कर रहे थे। लेकिन 1935 के अधिनियम में इसके विधिवत विधान किए गए, और उनमें से जैसे एक विधान था कि अलग लोगों समुदायों को, जैसे कि मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए, सिखों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए, दलितों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये शब्द उस वक्त क्वाइन किए गए। समाज को टुकड़ों में बांटना प्रतिनिधित्व के नाम पर और उनको आपस में लड़ाना, ये उनका मूल हेतु था। उसके बाद जब 47 में स्वाधीनता मिली तो संविधान सभा बैठी थी, तो संविधान सभा पहले ही बन गई थी, और ये साइमन कमीशन जब आया था अपने सुझाव लेकर के, जिसको गांधी जी ने खारिज कर दिया था, और उसके विरोध में आंदोलन खड़ा हुआ था। लेकिन जब संविधान सभा काम कर रही थी स्वाधीनता से पहले, और स्वाधीनता तो गांधी जी ने संविधान सभा का विरोध कर दिया था, उसका बहिष्कार कर रखा था। वो उनका मानना था
यह संविधान सभा चूंकि अंग्रेजों के बनाए हुए विधान पर बात कर रही है, हम इसको नहीं स्वीकार करते हैं। जैसे ही स्वाधीनता मिली, और यह भी एक रोचक विषय है, हमको जानना चाहिए, स्वाधीनता से पहले मुस्लिम लीग भी संविधान सभा का विरोध कर रही थी। स्वाधीनता मिली यानी पाकिस्तान अलग बना, भारत अलग बना, तो भारत में जो मुस्लिम लीग का टुकड़ा बचा, स्वाधीनता के बाद जो पहली बैठक हुई उसमें उसके प्रतिनिधि आके बैठ गए। उससे पहले वो एक बार भी नहीं बैठते थे। तो हम समझ सकते हैं जो संविधान बन रहा, उस पर जो डिबेट चालू हो रही है, जो बनने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें क्या चल रहा है उसको हमको समझना पड़ेगा। और उसके बाद जो संविधान सभा की जो डिबेट है वो हमें पढ़नी चाहिए। तो उसी 1935 के अधिनियम में से यह विचार किया गया कि समाज विभाजक चीज़ों को निकाल के हटा दिया जाए और वह चीज़ें लाई जाए जो हमारे देश के विकास के लिए ज़रूरी हैं, उसमें वो जोड़ा जाए। और इस पर उन्होंने एक संविधान तैयार किया जो उसी 1935 के अधिनियम पर आधारित था। और 26 नवंबर यानी आज के दिन 1949 में यह लागू, उसको स्वीकार कर लिया गया कि अब इसको हम फाइनल मानते हैं, और उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार जो आज संविधान हमारे हाथ में है वो हमारे हाथ में आ गया। लेकिन आप देखेंगे कि यह पर्याप्त उनको नहीं लगा। अगले ही वर्ष जब उन्होंने काम करना चालू किया संविधान के अनुसार, तो उनको लगा कि अब इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और मजे की बात मैं बताऊं, अभी तक जो संविधान सभा थी, जो संविधान की रचना कर रही थी, अब उसको भंग कर दिया गया। और वह जो ये दायित्व था या जो वो शक्ति थी संविधान बनाने की, वह जो संविधान सभा को जो दिया गया था, वह शक्ति संसद में ही डाल दी गई। जो संसद संविधान से के आधार पर बनाई गई, उसको यह अधिकार दिया गया कि जो तुमको बना रहा है उसमें तुम संशोधन कर सकते हो। यानी पिता कैसा हो ये बाप को अधिकार दिया, बेटे को अधिकार दिया जा रहा है। संसद किससे शक्ति लेती है? उस संविधान से लेती है। और उसकी शक्तियों में परिवर्तन कौन कर सकता है? उस खुद संसद ही करेगी। तो हम समझ सकते हैं ये कितना बड़ा एक विरोधाभास है भारतीय राजनीतिक तंत्र का। और वास्तव में ये भारत में कभी नहीं रहा कि जो नियम बनाने वाले थे वो शासन करें। आप देखिए, प्रजापति ब्रह्मा ने मानव धर्मशास्त्र यानी पहला संविधान लिखा, उन्होंने शासन नहीं किया। शासन अनंग काया, अतिबल काया, वेन काया। धर्म की रचना की चंद्रगुप्त चाणक्य ने लिखा कौटिल्य अर्थशास्त्र, लेकिन शासन उन्होंने नहीं किया। शासन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनकी पीढ़ियों ने। कामंदक ने लिखा नीतिसार, शासन किया किसी और ने। शुक्र ने लिखा नीतिसार, शासन किया किसी और ने। जीमूत वाहन ने लिखा दाय भाग, शासन किया दूसरे लोगों ने। शासक नियम नहीं बना रहा था भारतवर्ष में। और वास्तव में लोकतंत्र की पहली शर्त यही है, शासन का नियम क्या हो यह शासक तय नहीं करेगा, यही लोकतंत्र है। लेकिन हमारे देश में जैसे ही संविधान लागू हुआ, उसके बाद इसकी ताकत संसद को ही दे दी गई। यानी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उसको दिया गया कि तुमको जो इंप्लीमेंट करना है उसमें बदल कर सकते हो। तो संविधान के मूल भावना पर पहला कुठाराघात तो वहीं हो गया था। उसके बाद संविधानों में जो संशोधन शुरू हुए, आप उन संशोधनों को यदि देखेंगे तो आपको वो राजनीति समझ में आएगी। अंग्रेजों ने जो सोचा था कैसे समाज को विभाजित किया जाए, और संविधान निर्माताओं ने जो उसके विरोध में, उसको तोड़ने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए, खत्म करने के लिए जो उपाय किए थे, उन उपायों में पूरी तरह सेंध लगाई जानी शुरू हो गई। क्योंकि अब चुनाव जीतने के लिए संविधान संशोधन शुरू हुए, समाज के विकास के लिए नहीं हुए। तो संविधान निर्माताओं की तो सोच थी कि देश को अखंड रखना है, हर एक वर्ग को जोड़ के रखना है, सबको आगे बढ़ाना है, यह सोच थी। लेकिन काम क्या शुरू हुआ? ठीक उसके विपरीत कार्य शुरू हुए। और इसीलिए जो संशोधन है, आप देखेंगे पहला संशोधन 18 जून 1951 को आ जाता है। यानी एक वर्ष, मुश्किल से, कठिनाई से एक वर्ष कुछ महीने बाद आप संशोधन करते हैं। कितना बड़ा संशोधन! आपने एक तरफ लिखा कि हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आपने संशोधन किया कि हम उसको अलग से सुविधाएं देंगे। तो भेदभाव तो प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार संविधान ने निर्माताओं की जो सोच थी उसको धीरे धीरे संविधान में परिवर्तन करके हमने तोड़ना मरोड़ना शुरू किया। आपातकाल में संविधान के जो प्रीएम्बल है, जो उसका उद्घोषणा है, उसमें ही परिवर्तन कर दिया गया, और वैसे शब्द उसमें डाले गए जिनकी आवश्यकता नहीं थी। जैसे सेकुलरिज्म, हम एक सेकुलर स्टेट बनाएंगे, ये क्यों? ये डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी।
यदि 75 तक आप सेकुलर ये शब्द डाले बिना संविधान से और काम कर रहे थे और आप सेकुलर शासन चला रहे थे, तो ये डालने की आवश्यकता पड़ी क्यों? वैसे ही समाजवाद, यह शब्द जो उन्होंने डाला, यह उनकी राजनीति को दर्शाता है, कोई सामाजिक मंशा को नहीं दर्शाता है, राजनीतिक मंशा को दर्शाता है। और फिर आगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जितने संविधान संशोधन हैं, उनसे कहीं ना कहीं भारतीय जो समाज है उसका कोई भला कितना हुआ वो ठीक है, समाज जब बढ़ता है तो कुछ ना कुछ उसका लाभ मिलता ही है, लेकिन जो हेतु था इस समाज संविधान का, वह हेतु था एक विषमता से रहित, भेदभाव से रहित, एक परस्पर सद्भाव युक्त समाज का निर्माण करना। क्या आज हम कह सकते हैं कि 1950 में जितना सामाजिक सद्भाव था, आज उतना सामाजिक सद्भाव है? हम नहीं कह सकते हैं। आज सामाजिक सद्भाव घटा है। क्या हम कह सकते हैं कि भारत के लोग जितना सुखी संतुष्ट 1950 में थे, आज उतना सुखी संतुष्ट हैं? संसाधन बढ़े हैं, आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी है, लेकिन क्या वह सुख और वह संतुष्टि वो आज है? आज वो नहीं है। तो यानी कि जिस दिशा में समाज को ले जाना था, जो ले जाने का जो संकल्प हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था, हम उस दिशा में तो नहीं ले जा पा रहे हैं, उसका विपरीत होता हुआ जरूर देख रहे हैं। तो आज बहुत आवश्यकता है कि हम संविधान दिवस के दिन इस पर चिंतन करें। और इसमें एक अंतिम बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपातकाल के ही दौरान हमारे शासनकर्ताओं को लगा कि केवल अधिकारों की चर्चा से काम नहीं चलेगा। संविधान में अधिकारों की बहुत चर्चा है कि इसको ये अधिकार है, हमको ये अधिकार है, उनको ये अधिकार, खूब अधिकारों की चर्चा है। उन्होंने कहा नहीं, अब कर्तव्यों की भी बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मौलिक कर्तव्य जोड़े। और बड़े आनंद का विषय, वो जो मौलिक कर्तव्य थे वो बड़े सिंपल थे, बहुत कठिन नहीं थे। उसके बाद एक 10 कर्तव्य जोड़े गए, बाद में एक 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। लेकिन कितने लोगों को इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता है? आप अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछ कर देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर कोई राजद हो, या जदयू हो, या फिर मुलायम सिंह यादव की सपा हो, या AIDM का कोई भी पार्टी हो, JMM हो, किसी से पूछिए कि आप में से किसी ने भी, क्योंकि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं वो, उनका काम है राजनीति करना, तो राजनीतिक दस्तावेज है संविधान, उसको पढ़ना उनका परम कर्तव्य होना चाहिए। उनसे पूछिए आपने पढ़ा है कि मूल कर्तव्य क्या है? उन्होंने, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। आप पूछिए जो अकादमिक जगत में लोग बैठे हैं, क्या उन्होंने पढ़ा है? क्या उनसे पूछे जो मीडिया में बैठ के समाज के जागरण का और लोकतंत्र का चौथा खंभा होने का दंभ लेके बैठे हैं, क्या उन्होंने पढ़ा है? तो वास्तव में उन कर्तव्यों की ओर किसी की निगाह नहीं, किसी की दृष्टि नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कर्तव्य हमें करने पड़ते हैं, वहां नारेबाजी नहीं चलती है। अधिकार में नारेबाजी चलती है, लड़ाई चलती है, संघर्ष चलता है, आंदोलन होते हैं, और उससे प्रसिद्धि मिलती है। कर्तव्य चुपचाप करना पड़ता है। एक अच्छे समाज के निर्माण में कर्तव्यों की भूमिका होती है, अधिकारों की नहीं। यदि आज एक शिशु को हम ये अधिकार देते हैं जो आज के संविधान में दिया गया है कि एक बालक है 5-6 साल का, उसको शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है। यदि उसके माँ बाप उसको ये मूल अधिकार न दें तो आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, शासन अब जबरदस्ती क्या घर से उसको उठाकर स्कूल ले जाएगा? ये आप नहीं कर पाएंगे। तो वास्तव में ये माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपनी संतान को शिक्षा दे। और इसीलिए आज चाणक्य ने लिखा था, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता नहीं शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोया था। ये कर्तव्य है, ये अधिकार नहीं है। और इसीलिए आप मूल कर्तव्यों में देखिए, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना, और उसके बाद फिर उसको आपने अधिकार में कैसे शामिल कर दिया? जो बात कर्तव्य थी उसी को अधिकार में डाला। इसका मतलब यह है कि जो संविधान को लेकर क्या संशोधन करने बैठे हैं, उनको यह समझ नहीं है कि अधिकार किसको कहें और कर्तव्य किसको कहें। या फिर वो राजनीति कर रहे हैं, उसको उनको दिखाना है और कुछ भूल भुलैया जैसी चीज सामने में रखनी है लोगों के। तो संविधान की जो मूल भावना है, वह मूल भावना है समता मूलक समाज का निर्माण, और वह केवल आज के नारेबाजी से हो नहीं सकती, वो अधिकारों की चर्चा से हो नहीं सकती। सामाजिक विद्वेष को खत्म करना वह नहीं हुआ है। जो संशोधन आप देखेंगे और आप पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि विभिन्न वर्गों को, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके आर्थिक उत्थान के लिए तो प्रावधान उसमें मिलेंगे,
लेकिन जो परस्पर वर्गभेद है, जो परस्पर संघर्ष है, जो जातीय द्वेष पैदा किया विदेशी ताकतों ने, उन जातीय द्वेष को नष्ट करने के लिए कोई प्रावधान आपके संविधान में नहीं है, क्योंकि वह उनका विषय ही नहीं है। बल्कि जो उन्होंने प्रावधान किए आर्थिक उन्नति के, उससे वह विद्वेष बढ़ा घटा नहीं। तो हम देख सकते हैं कि जो मूल भावना है वो बहुत अच्छी है, हमारे संविधान की मूल भावना बहुत अच्छी है। और डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था कि इस संविधान को, यह संविधान बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, लेकिन यदि ये किसी गलत हाथों में जाएगा तो वो गलत काम करेगा बहुत, और अच्छे हाथों में जाएगा तो अच्छा काम होगा। यह निर्भर करेगा यह इसका कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आज जो स्थिति दिखती है उससे तो यह हम नहीं कह सकते इस संविधान को अच्छे लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि समाज में एकता नहीं आई, समाज में सौहार्द नहीं बढ़ा, समाज में आपसी भेदभाव मनमुटाव खत्म नहीं हुआ, वह और बढ़ा है। उसको खत्म करने की दिशा में सबसे पहली जो आवश्यकता है, संविधान की इस मूल भावना को लोगों तक पहुंचाना। उससे राजनीतिक कार्यकर्ताओं से लेकर चाहे वो समाज के जितने भी प्रबोधन करने में जुटे हैं, अकादमिक जगत होगा, मीडिया का जगत होगा, पत्रकार जगत होगा, उनको अवेयर करना, और उसके बाद तब इस संविधान दिवस की सार्थकता हो सकेगी। आज तो अधिकांश लोगों ने संविधान खोल कर नहीं देखा होता है, उनने वो कभी नहीं देख, किसी के घर में संविधान मिलेगा भी नहीं। तो जो संविधान लोकतंत्र की गीता कही जाती है, जिसमें संशोधन की बात करने से सरकारें गिर जाती हैं, लड़ाई हो जाती है, उस संविधान को आप पढ़ते तक नहीं है। लड़ने के लिए हम तैयार हैं कि हमारे संविधान की बात करोगे हम तुमको लड़ाई हो जाएगी आपसे। ये हमारे बाबा साहब का संविधान है, तुम्हारे बाबा साहब का संविधान है, तुमने पढ़ा संविधान को? तो संविधान हम पढ़ेंगे नहीं, उसकी मूल भावना को हम जानेंगे नहीं, लेकिन हम लड़ाई लड़ने को तत्पर होंगे। तो संविधान दिवस के दिन मुझे लगता है हम सभ्यता अध्ययन केंद्र में यह जरूर सोचें, और हमारे सारे मित्र जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ये अवश्य विचार करें कि कैसे संविधान की मूल भावना को आम जन तक पहुंचाया जाए और इस पर हम काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।